हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की भी अगर मैं बात करता हूं तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को आपको समझने के लिए कुछ बेसिक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? जैसे आप अपने घर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा के देख लीजिए, आप टीवी चलाते हैं या मोबाइल फोन चलाते हैं। अगर बहुत देर तक आप मोबाइल फोन चलाते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि मोबाइल फोन गर्म होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर आपका मोबाइल फोन ऐसे ही फेंका रहे या रखा रहे एक जगह पे, तो उसको अगर आप हाथ नहीं लगा रहे हैं, उसमें ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो गर्म नहीं होगा। ऐसे किसी भी डिवाइस की बात कर लीजिए, फैन है, आप कोई भी डिवाइस को अगर बहुत देर तक चलाते हैं तो आप देखते हैं कि वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेसिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की हम लोग बात करते हैं कि अप्लायंसेस के अंदर जब भी करंट फ्लो करता है तो करंट के फ्लो करने से उनमें एक हीटिंग इफेक्ट आता है। हमें पढ़ना है इसमें कॉज क्या रहता है। उससे पहले एग्जाम्पल करके सोचते हैं कि क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी से मैंने एक बल्ब जला रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बैटरी है, मैंने एक बल्ब जलाया, इसको जले रहने दिया। मैंने इस बल्ब को तब तक जला के रखा जब तक मेरी बैटरी खत्म नहीं हो जाती है। तो मेरी जो बैटरी है, उस बैटरी की सारी ताकत इस बल्ब को जलाने में खर्च हो जाती है। एक दूसरे व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैटरी ली है, इस बैटरी के साथ एक बल्ब लगाने की जगह एक रजिस्टर लगा दिया, स्विच ऑन कर रखा है। मैंने भी ऑन किया हुआ है, उन्होंने भी किया हुआ है। तो मेरे जो बैटरी है डिस्चार्ज होगी, बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो आप बोलोगे बैटरी डिस्चार्ज होने की जो वजह है वो है ये बल्ब जल रहा है, तो बल्ब के जलने से जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो आप कहेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन जब इनकी बात आप करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इनकी बैटरी खर्च क्यों हुई। आप पहले तो खुद से सोचिए आप कि ये क्या बैटरी खर्च होगी या नहीं होगी। तो आपका आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है, खर्च होगी। स्विच ऑन करके रखा हुआ, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, तो इनकी बैटरी भी आपकी क्या होनी है, डिस्चार्ज होनी है। तो क्वेश्चन अगर ये रखा जाएगा कि ये जो बैटरी है ये डिस्चार्ज कैसे हुई है, तो आपको इसके बारे में सोचना है और इसका जवाब देना है। तो अगर आप इसका जवाब देते हैं तो वही आपका आंसर। आप देखिए ये रजिस्टर तो कोई गर्म होकर के, तो ऐसा मतलब रजिस्टर कोई लाइट तो प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, लेकिन क्या करेगा, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो होने का अपोज करेगा, उस अपोज की वजह से क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैंने बोल दिया, यहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है। यहाँ तो लाइट की फॉर्म में आपका बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो कर रहा है, लाइट की फॉर्म में खर्च होगा, यहाँ पे आपकी हीट की फॉर्म में खर्च हो जाती है। तो हम कहते हैं हीट यहाँ भी प्रोड्यूस होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बैटरी के पास अगर 100 ताकत है तो 100 की 100 खर्च हो जाती है बल्ब को ग्लो करने में, कुछ ना कुछ पार्ट उसका जरूर वेस्ट होता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अगर हम बात करते हैं, जब करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने से वहां पे आपके पास हीट जनरेट हो जाती है, वही आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहलाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कॉज क्या है, वजह क्या है करंट के फ्लो करने की, तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह क्या है। तो अब ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था जब हम बैटरी लगाते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे जैसे आप क्या करने वाले हैं, आप अब इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। अगर आप इसके पास ईएमएफ को बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, देखिए जब ये मूव करेगा, इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इसके अंदर जो बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उनसे इनका कोलिजन होता है। तो जब ये कोलिजन करते हैं तो अपनी एनर्जी उन पार्टिकल्स को या उन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे। जैसे आपके पास एल्यूमिनियम की मैं बात करता हूं तो 2, 8 और 3 है, तो 2 और 8 तो आपके बाउंडेड है, और ये 3 कैसे इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनका फ्रीक्वेंट कोलिजन होते रहता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स के साथ और अदर आयंस के साथ। तो जब ये कोलिजन करते हैं तो जैसे आप अगर एक चीज सोचिए, अगर यहीं पे आप ऐसे मारना शुरू कर दें बार बार तो ये जगह गर्म हो जाएगी। अगर एक ही जगह पे आप ऐसे बार बार मारते रहेंगे तो वो जहां पे आप मार रहे हैं वो जगह गर्म हो जाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई तार वगैरह को तोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार मारते हैं, हीटिंग इफेक्ट तो जनरेट कर रहे हैं, उस हीटिंग इफेक्ट से वो गर्म हो जाता है और लास्ट में वो ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ देख रहे हैं तो बार बार इस पर मारा जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। तो ये गर्म हो जाने की वजह से, इसका हीटिंग इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप कहते हैं कि जब आप इसको ईएमएफ में जोड़ते हैं आपके फ्रीक्वेंट कोलिजन होता है, फ्रीक्वेंट कोलिजन से जो टक्कर हो रही है उन टक्करों की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया कि टेम्परेचर बढ़ता क्यों है।
तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में कह देंगे, लिखना चाहे आप नोट्स बनाना चाहे तो लिख सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट in the resistor, the phenomena of production of heat in a resistor by the flow of an electric current is called heating effect of current. The phenomena, इसमें लिखेंगे क्या लिखा, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, इन अ रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया आपका, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जो गर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। और वजह क्या है कि फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, फ्रीक्वेंट कोलिजन होने की वजह से यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसका टेम्परेचर आपका राइज कर जाता है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट जो है हीट प्रोड्यूस्ड बाय, अब देखिए इसमें हीट प्रोड्यूस्ड बाय heat produced by electric current, heat produced by electric current, और यहां पे आप इसको लिख दीजिए जूल्स लॉ। जूल ने क्या किया, जूल्स लॉ क्या है आपका, अगर आप इस तरीके से एक सर्किट ले रहे हैं, सपोज आपने एक रजिस्टर लिया, ठीक है, आपने एक रजिस्टर लिया, उसके अक्रॉस आपने यहाँ पे पोटेंशियल V रखा और आप सपोज कहते हैं यहाँ से आपका इस सर्किट में आपका करंट आई जा रहा है और यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल आपने V रखा। तो ये जो रजिस्टर आपके पास है जिसका रेजिस्टेंस सपोज R ओम कह देता हूँ मैं, और ये A और B के बीच में लगा हुआ है, तो आप ये सोच के चलिए कि सीधी सी बात है, अगर आपके पास, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो वो क्या होगा, मेरे पास ए और बी के बीच में पोटेंशियल मेरा वी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, वी अप्लाई किया हुआ है। तो जूल्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पे, बेसिक टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे ये सर्किट के अंदर आपने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो अब ये, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होता है, तो ऑब्वियस सी बात है इस सर्किट से करंट फ्लो होगा, तो वो कितना होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर मैं बोल रहा हूँ सर्किट के साथ मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा, तो सपोज हमने कहा टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होता है, तो करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा, या फिर हमारा Q इज इक्वल टू कितना होगा, आई टी हो जाएगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अगर हम पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं और हम चार्ज Q फ्लो करवाना चाहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो बच्चों W इज इक्वल टू कितना होगा आपका, QV। इसको ऐसा समझते हैं कि आप बोलेंगे इफ इन अ सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड द करंट विल फ्लो, ठीक है, लेट Q बी द चार्ज, लेट Q बी द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing in t time, then current I is equal to Q by t, then Q is equal to IT हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा हुआ है V is equal to W upon Q होता है, अगर पोटेंशियल इसके अक्रॉस V है तो इसमें से आपको Q चार्ज को फ्लो करवाना है, तो आपको कितना रहेगा, V is equal to W upon Q, W आपको वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो W is equal to, बच्चों आपने QV लिखा, तो Q की जगह पे कितना है, IT इंटू V, तो इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहां से आप करंट फ्लो कराने की बात करते हैं तो ये आपको वर्क डन करना पड़ेगा। हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट में हमने पढ़ा कि अगर हमें इस AB, इस कंडक्टर या रजिस्टर जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस R है, उसमें से अगर हमको करंट को फ्लो करवाना है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू हमारे पास VIT, एंड दिस वर्क डन is this work done is dissipated as heat, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे this work done is dissipated as heat, ठीक है। तो H इज इक्वल टू आपने W लिख देना है, वर्क डन हीट के इक्वल होगा, और वो कितना होता है आपका VIT, तो आपने बोल दिया H इज इक्वल टू VIT। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, और जब वो वर्क डन कर रहे हैं वो वर्क डन किसकी फॉर्म में खर्च होगा, तो आपने बोला हीट की फॉर्म में वो डिसिपेट हो जाएगा, वो कितना है, VIT। अब आप इसकी अदर फॉर्म लिखने के बारे में बात कर सकते हैं। अदर फॉर्म्स क्या होती है आपकी, जैसे V इज इक्वल टू आपको पता है IR होता है, तो H इज इक्वल टू आपका जो VIT लिखा है, V की जगह पे आप IR लिख सकते हैं इंटू I इंटू T, तो ये अगली फॉर्म बन सकती है इसकी I स्क्वायर R, और यहाँ पे T बन सकती है H की नेक्स्ट फॉर्म। तो एक H की आपकी फॉर्म ये है, एक H की फॉर्म आपकी ये है, तो ये V और I में थी, ये आपकी I और R में है।
तो आप आई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप फॉर्म लिखना चाहें वी अपॉन आर लिख दो, आई इज इक्वल टू आप वी अपॉन आर लिख सकते हैं। तो एच कितना हो जाएगा, देखिए वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो ये भी आपकी फॉर्म है। तो आप ये डिफरेंट इसकी फॉर्म्स को देख रहे हैं, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जो इसकी यूनिट रहेगी ये यहाँ पे आपके पास जूल रहेगी, वर्क डन की आपके पास जूल रहती है, तो सारी की सारी यूनिट्स को आप इसमें जूल में लिख दीजिए। अब आप इन जूल की यूनिट्स को आप अगर कैलोरी में लिखना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी की फॉर्म में लिख सकते हैं। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल लिखेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। ठीक है, तो मैं सारे के सारे फॉर्मूलों को एक ही साथ लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, इसको मैं एक ही साथ लिखूंगा तो वो कैसे फॉर्म आएगी, देखिए H इज इक्वल टू क्या था, देखो यहाँ पे वी आई टी जूल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी आई टी इज इक्वल टू आपने देखा यहाँ पे क्या था, आई स्क्वायर आर टी, और यहाँ पे क्या था आपका वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसमें, जूल में है। ठीक है, सारे के सारे जूल में है। इन्हीं सारे के सारे फॉर्मूलों को हम लोग कैलोरी में भी लिख सकते हैं। तो हमें कैलोरी में लिखने के लिए क्या करना है, H इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन 4.18 आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18, और यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और यहाँ पे भी आपका 4.18 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको जूल की जगह फिर कैलोरी लिख देना है। तो आपको देखना है कि किसमें आपको आंसर पूछा जाता है। कभी कभी आपको H जो है कैलोरी में दिया जाएगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं डिस्कस कर लेता हूं, अगर ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता, मान लीजिए आपको उन्होंने H दे दिया, H कैलोरी में दे दिया, V दे दिया, और आपके पास मान लीजिए R दे दिया, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे उस केस में, और आपके पास T पूछ दिया सपोज, तो आप फॉर्मूला वहां पे लगाना चाहिए आपको वी स्क्वायर अपॉन 4.18 R इंटू टी, अगर H आपका कैलोरी में दिया हुआ है। या फिर इस फॉर्मूले को यूज करके आप कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैलोरी को जूल में लिख देंगे तो दोनों साइड जूल में वैल्यू आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये कैलोरी में दिया तो जूल में लिख दो और जूल वाला फॉर्मूला यूज करो, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात एक ही है, अब किसी भी तरीके से सॉल्व करें तो 4.18 जो यहाँ आएगा वो अपॉन में चला जाएगा। तो ये सारी इसकी फॉर्म होती है, जल्दी से इसको नोट करिए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई आप इसमें लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर। पहली चीज आप देखिए, हीट प्रोड्यूस के बारे में अगर मैं पहला पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं, सपोज हीट प्रोड्यूस्ड के बारे में जैसे हमने देखा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आई स्क्वायर आर टी देख रहे हैं, वी आई टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो अगर रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, अगर इस वायर का रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा तो हमारा जो हीट का लॉस है वो ज्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर। दूसरा लिख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट। इस एसी फॉर्मूले के हिसाब से लिख लेते हैं, स्क्वायर ऑफ करंट की बात कर लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ करंट। फिर लिखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस आर for a given V, inversely proportional to the resistance R for a given V। अब ये यहां से आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन कैसे होना स्टार्ट हो जाएगा, आप बोलेंगे कि एक पॉइंट पे तो ये लिखा जा रहा है कि H प्रोपोर्शनल टू R है और एक में लिखा जा रहा है H प्रोपोर्शनल टू 1/R है। दोनों रिलेशन सही है। देखो एक रिलेशन आपने देखना है I स्क्वायर आर टी, इसके हिसाब से देखोगे तो H प्रोपोर्शनल है R के, ठीक है, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर के, ये भी ठीक है। लेकिन इस रिलेशन के हिसाब से देखोगे तो H और R में इनवर्स रिलेशन है। तो H R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तब देखोगे आप लोग जब आपके पास ये जो पोटेंशियल है वो गिवन पोटेंशियल रहेगा। तो गिवन पोटेंशियल में आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हीट प्रोड्यूस आपकी कैसी जाएगी, रेसिप्रोकल में रहेगी, जब आपका पोटेंशियल गिवन है। आपको यह ध्यान लगाना है। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आपने देख दिया आई स्क्वायर के साथ रिलेशन देख दिया, आर के साथ देख दिया, और किसके साथ देख दिया है, और देख लीजिए इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी
टाइम। अब किसी भी फॉर्मूले में आप देख रहे हैं तो एच जो है वो प्रोपोर्शनल है टी के, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले में देख रहे हैं तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। इसका मतलब क्या होता है कि आप जितना ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करवाएंगे, मैंने पहले ही इसको डिस्कस किया था इन प्रैक्टिकल, आप अगर लाइफ में अपने देख रहे हैं डेली लाइफ में, तो मोबाइल को आप अगर आधे घंटे के लिए चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है मोबाइल कम गर्म होगा, 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो मोबाइल ज्यादा गर्म होगा। तो कितने टाइम के लिए आप उसको चला रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो गर्म कितना होने वाला है। तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। टाइम ज्यादा है तो हीटिंग जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा, टाइम कम है तो हीटिंग इफेक्ट आपका कम रहेगा। तो इन सारे फॉर्मूलों को देख के हम लिख सकते हैं इस तरीके की चीजें। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हम पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा आप बल्ब की बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 60 वॉट का बल्ब है, 10 वॉट का, 15 वॉट का, ऐसे बल्ब की बात करते हैं। तो वॉट क्या है, देखो जैसे हम पावर की बात करते हैं तो अब सिंपली अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बात करूं तो पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो अगर टाइम इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क के। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर आप 100 वॉट की बात कर रहे हैं तो 100 वॉट, जो वॉट की डेफिनेशन होती है वो होता है जूल पर सेकेंड। जो आपके पास पावर वर्क अपॉन टाइम है ना, तो जूल पर सेकेंड, इसको हम यूनिट बोलते हैं वॉट। तो इसका मतलब हो गया कि 100 वॉट का मतलब हो गया कि 100 जूल पर सेकेंड। और अगर कोई 60 वॉट का बल्ब है तो वहां पे हो गया 60 जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर कोई 100 वॉट का बल्ब है तो 100 जूल वर्क कर रहा है पर सेकेंड में, और यहाँ पे 60 जूल वर्क हो रहा है पर सेकेंड में। इनका मीनिंग क्या होता है, देखिए पावर डिसिपेशन की बात हम करते हैं। हम किसी बल्ब को जला रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक फिक्स्ड बैटरी है, उस बैटरी से मैं एक 100 वॉट का बल्ब लगा देता हूं और एक में लगा देता हूं 60 वॉट का बल्ब। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए 10 वोल्ट की एक बैटरी है। ठीक है, एक मैंने उससे 100 वॉट का बल्ब लगा दिया और उसी सेम बैटरी से मैंने एक 60 वॉट का बल्ब लगा दिया। तो आप मुझे खुद से क्वेश्चन का मेरे को आपसे जवाब चाहिए, आप अपने आप को जवाब देना कि भाई इसका जो बैटरी है कौन सी वाली बैटरी पहले खर्च होगी। एक से मैंने 100 वॉट का बल्ब जला रखा है, एक से मैंने 60 वॉट का जला रखा है। तो प्रैक्टिकली अगर आपने डेली लाइफ में आप देखो आपके पास दो बल्ब है, एक बड़ा बल्ब है एक छोटा बल्ब है, दोनों का वॉट अलग अलग है, लगा रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली बैटरी पहले खर्च, इस केस में बैटरी पहले खर्च होगी, इस केस में बैटरी बाद में खर्च होगी। क्यों, क्योंकि जो ये पर सेकंड जो वर्क डन करना पड़ रहा है बैटरी को, वो 100 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है, और यहाँ पे कितना करना पड़ रहा है उसको 60 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो टाइम है कि ज्यादा टाइम तक बैटरी यहाँ चलने वाली है और यहाँ जो बैटरी है वो जल्दी खर्च हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर वॉट ज्यादा है तो वॉट इज बेसिकली पावर कंजम्पशन की बात करता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, या फिर द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो आप इलेक्ट्रिक पावर को लिख सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग, द रेट ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जैसे आप बात कर रहे हैं, आपने दो बल्ब की देखी, तो यहां पे आपके पास 100 वॉट वाला जो बल्ब है तो वो 100 जूल पर सेकंड से आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लाइट उससे ग्लो कर रहा है बल्ब, और ये आपका कितना काम करना पड़ रहा है वहां पे 60 जूल का करना पड़ रहा है। जैसे आपके पास आप बात करते हैं प्रेस वगैरह की बात करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, प्रेस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको देते हैं, उससे हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे भी हीटिंग इफेक्ट देखा, अगर हीटिंग इफेक्ट को वैसे देखोगे तो लगेगा कि यार बड़ा निगेटिव सा है, लेकिन निगेटिव के सेंस में नहीं, इसको कई एंगल्स आप देखोगे तो बहुत पॉजिटिव सेंस में निकल के आएगा। कैसे, जैसे मैंने आपको बोला प्रेस की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग घर में इलेक्ट्रिक प्रेस यूज करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग, आपने देखा होगा हीटर का यूज करते हैं, हीटर है, अदर कई डिवाइसेस हमारे पास है, उसमें हम लोग सिंपली हीटिंग इफेक्ट का यूज कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को दे करके हीटिंग इफेक्ट से उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही यहां भी हो रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रिक पावर की बात हम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन होगी द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है आपका वर्क अपॉन टाइम। अगर टाइम को मैंने कहा 1 कहता, पावर इज इक्वल टू वर्क, तो मैंने कहा द रेट एट विच वर्क जो है वो एनर्जी के इक्वल होता है ना, द रेट एट विच एन अप्लायंस का मतलब सपोज प्रेस हो गया, एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। जैसे 100 वॉट है तो
इसका मतलब हो गया कि 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट कर दे रहा है वो। और यहाँ पे आपका 60 वॉट था, तो मतलब क्या था उसका कि ये 60 जूल एनर्जी पर सेकेंड कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक 100 जूल पर सेकेंड कन्वर्ट कर दे रहा है और एक आपका 60 जूल पर सेकेंड कन्वर्ट कर दे रहा है। तो दोनों में आपका ये बेसिक डिफरेंस हो गया। आ रही है बात समझ में? तो बैट किस तरीके से आपको फॉर्म को कन्वर्ट कर रहा है वो उसकी पावर हो जाती है। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू हमने बोला वर्क अपॉन टाइम है। तो अभी हमने वर्क निकाला था पीछे वाले डेरिवेशन में, वो था वी आई टी, आपको याद होगा, तो अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो वी आई हो गया। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल हो गया है वी आई। ठीक है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो पी इज इक्वल टू वी आई भी लिख सकते हैं और आई आर इंटू आई, तो आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला आपके पास आई स्क्वायर आर भी हो सकता है। फिर थर्ड फॉर्मूला है आई की जगह पे आप वी अपॉन आर लिख दीजिए इंटू आर, तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो तीन फॉर्मूले आपके पास पावर के आप लोग यूज कर सकते हैं। किसी पे भी बेस न्यूमेरिकल आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो P इज इक्वल टू वी आई भी हो सकता है, आई स्क्वायर आर भी है और वी स्क्वायर अपॉन आर भी आप लिख सकते हैं, किसको? पावर के फॉर्मूले को। तो अब हम करते हैं इसकी बात, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की जब हम बात करेंगे तो इसकी यूनिट जो है अभी मैंने समझाई थी आपको, यूनिट पावर इज इक्वल टू क्या था बच्चों? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, जूल पर सेकेंड, इसको वॉट से कहते हैं, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 जूल का वर्क हो रहा है पर सेकेंड अगर कोई अप्लायंस या कोई डिवाइस 1 जूल वर्क करती है पर सेकेंड, तो उसकी इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वॉट। तो हम कहेंगे द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन अप्लायंस इज सेड टू बी 1 वॉट इफ इट कन्वर्ट्स 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म पर सेकेंड। अगर एक सेकेंड में वो 1 जूल कन्वर्ट कर रहा है तो उस अप्लायंस के लिए हम लोग 1 वॉट करेंगे। अगर वो 2 जूल कन्वर्ट कर रहा है पर सेकेंड तो 2 वॉट हो गया, 100 जूल कर रहा है पर सेकेंड तो 100 वॉट हो गया, 500 जूल कर रहा है तो 500 वॉट हो गया। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि किस रेट से वो कर रहा है, तो जितनी उसकी वॉट ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा कन्वर्जन उसका होगा कि उतनी जल्दी से कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को अदर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह देखा होगा, उसमें काम क्या होता है? ऊपर पानी लेके जाना, तो ऐसे कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जिसका यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं। इसके बाद अगर आप 1 किलोवाट की बात करते हैं तो ये 1000 वॉट हो जाता है। ठीक है, किलो मीन्स 1000 होता है, सबको पता है। इसके बाद 1 मेगावाट की बात करते हैं तो 1 इंटू 10⁶ वॉट हो जाता है। और 1 HP हॉर्स पावर की बात करते हैं, ये आजकल कभी कभी ऐसे पूछ भी आता 1, तो 746 वॉट होता है। ठीक है, ये आपका होता है 746 वॉट। 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आपके पूछे जा सकते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं अब अगर आपसे टॉपिक पूछा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हम करते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी देखो, इसका अभी मैंने तुम्हें बोला था जो एनर्जी है बच्चों, एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है, बोला था। अब वर्क डन अभी इन्हीं फॉर्मूला में हमने पढ़ा था, VIT आ रहा था वर्क डन, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हमारा VIT हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, फिर V की जगह पे हमने IR लिखा था तो I स्क्वायर RT हो गया था। फिर I की जगह V अपॉन R लिखा था तो वो हो गया था V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये फॉर्मूला हो गया सीधे से, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप बोलेंगे वर्क डन, तो आप इसको डिफाइन अगर करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं द टोटल वर्क डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम, इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट फॉर अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी कि उस सोर्स की इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है। तो उस सोर्स का काम है, जैसे मान लीजिए एक बैटरी है, उसमें हम एक बल्ब लगा रहे हैं, ठीक है, उस बल्ब को जला रही है, तो अगर ये इसमें जो बल्ब की रिक्वायर्ड है अगर उतना करंट मेंटेन करती है तो जितना भी इसकी रिक्वायरमेंट है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहलाएगी। तो किसी सोर्स को
किसी अप्लायंसेस के लिए कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करने के लिए, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी वर्क डन के इक्वल होती है और ये चीज होती है। जैसे घरों में हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, देखो आपने देखा होगा पंखे चला रहे हैं तो हमारे पास जो सप्लाई आ रही है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, सारी चीजें हमारे घर में जो अप्लायंसेज है सभी कुछ आपके रन कर रहे होते हैं। वो पॉसिबल कैसे है चल पाना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कांस्टेंट करंट को फ्लो कराना जा रही है। तो जो बाहर से हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो बिजली हमारी इलेक्ट्रिसिटी घर में आ रही है, वो एक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, हम लोग उसको बोलते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं कभी कभी। कॉमर्शियल यूनिट की अगर सिंपल यूनिट की बात करो एनर्जी की, तो वर्क डन के इक्वल है। तो वर्क डन क्या होता है आपका, जैसे अगर मैं बात करता हूँ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू की बात करता हूँ, तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी होता है। तो यही आपकी एनर्जी की भी यूनिट होगी। तो Q और V, तो यहाँ पे कूलॉम और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वोल्ट, ठीक है। अब अगर इसकी कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, कॉमर्शियल मतलब आप लोग जैसे अपने घरों में देखते हैं, कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं तो बिजली का बिल जो हमारा होता है किलोवाट आवर में होता है। तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर, जैसे हम लोग किलोवाट आवर में होते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर पर लिखना आना चाहिए हमको। 1 किलो, किलो मीन्स अभी मैंने बोला था 1000 वॉट हो गया, ठीक है। आर मीन्स कितना होता है आपका 3600 सेकेंड, अभी तो बताया था। अच्छा 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका 1000 इंटू 3600, वॉट को लिख सकता हूँ जूल पर सेकंड, इंटू यहाँ पे सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। देखो इसको लिख सकते हैं 3.6, देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁶ जूल। तो जो 1 किलोवाट आर है, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। अक्सर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कॉमर्शियल यूनिट आपकी इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब अगर 1 वॉट आवर पूछा जाए आपसे, सपोज थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया जाए आपको, 1 वॉट आवर कह दे, तो आप तो आपने तो रट लिया ये 3.6 होता है, तो वॉट आवर नहीं, वॉट मीन्स क्या हो गया जूल पर सेकेंड, आर कितना हो गया 3600 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो 3.6 इंटू 10⁻3, 1 to 3 पॉइंट पे आ गया ना, तो इतना जूल हो गया। तो 1 वॉट आवर लिख रहा हूँ बच्चों, ये वो किलोवाट था। तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, इसको आप लोग देख लेंगे किस तरीके से हम लोग प्रोसेस को यूज करें। थैंक यू।